I'm very happy to have another young Indian with us, Voice of the Young segment. Hello, everybody. Good to be back. Right now, we have with us Priyanka Shukla. Let's listen to her. Over to you, Priyanka. Thank you, sir. Hello, everyone. I am Priyanka Shukla from Jaunpur, Uttar Pradesh. Currently, I am pursuing three-year LLB program from Veer Bahadur Singh Purvanchal University. और मैं अब आपको अपने स्कूल और कॉलेज की जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। तो मैंने अपनी क्लास 6 तक की जो स्टडीज़ है, वो हिंदी मीडियम स्कूल से की है। हिंदी मीडियम स्कूल का मतलब कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं सारे, वो हिंदी में रहेंगे। फिर क्लास 6 के बाद पता नहीं मेरी मम्मी को क्या ख़्याल आया या फिर जैसा कि वो बोलती है कि उनको किसी ने पूछा कि आपने इसको यूपी बोर्ड में क्यों डाला है? लड़की है इसलिए यूपी बोर्ड में पढ़ा रहे हो क्या? सीबीएसई बोर्ड में क्यों नहीं डाला? अगर लड़का होती तो शायद आप सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाती। तो पता नहीं उनके दिमाग में ये सब सुन के क्या आया और समहाउ शी मैनेज्ड टू टेक मी टू सीबीएसई बोर्ड और मुझे पता है कि ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ इसलिए मुझे वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं डाल रही है। उस टाइम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि हमारा जो शहर है जौनपुर यहाँ पे उस टाइम पे बहुत कम सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल हुआ करते थे और फीस बहुत ज़्यादा हाई होती थी, तो वो अफ़ोर्ड करना थोड़ा मुश्किल था, शायद इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं डाला। बट बाद में जब उनको किसी ने कहा तो उन्होंने किसी तरह मैनेज करके मुझे क्लास 7 से एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल में डाला। और अब जैसे कि हम एक नए स्कूल में जाते हैं, नए लोगों के बीच सब कुछ अच्छा तो लगता है बट एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है एक नए एनवायरनमेंट में। और एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट वो भी क्लास 6 से 7th में जब सीबीएसई बोर्ड में जाता है तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता था। कुछ लड़के मुझे बहुत परेशान भी करते थे वहाँ पे और नई चीज़ें मुझसे मैनेज हो पा रही थी। टीचर्स भी कंप्लेन करते थे मम्मी को कि ये कुछ बोलती ही नहीं है क्लास में। बट मतलब एनवायरनमेंट में मैं मिल नहीं पा रही थी, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। बट धीरे-धीरे क्लास 7 में जब आई तो मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर करा सब्जेक्ट्स में, टीचर काफ़ी इम्प्रेस हुए। और जैसे कि क्लास में कोई भी बच्चा जब अच्छा करता है तो सारे बच्चे अपने आप ही बात करने लगते हैं कि हाँ, मुझे नोट्स वगैरह चाहिए या फिर धीरे-धीरे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, चीज़ें ठीक होने लगी क्लास 8 में। फिर उसके बाद जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गई तो मैंने कॉमर्स अपना सब्जेक्ट चूज़ किया, कॉमर्स विथ मैथ्स। तो क्या था कि उस टाइम पे कॉमर्स के साथ मैथ्स सब्जेक्ट चूज़ करना बहुत रेयर होता था, बहुत कम लोग होते थे जो कॉमर्स के साथ मैथ्स लेते थे। और मेरा रीज़न सिर्फ़ इतना सा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो मैथ्स के क्लास में थी और वही एक ही बहुत अच्छी दोस्त थी, तो मुझे लगता था कि बस उसके पास जाना है, उससे बात करनी है, मिस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, उससे मिलना है तो ले लेती हूँ। ये मुझे कभी ध्यान नहीं आया कि मैथ्स की क्लास में हम बात ही कहाँ कर पाएँगे, मिल ही कहाँ पाएँगे। मैथ्स की क्लास में कोई भी कैसे बात कर सकता है, टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, टाइम भी नहीं होता बात करने का, बट ले लिया मैंने और मेरी मैथ्स थी बहुत वीक। फिर क्या हुआ कि कम पार्ट आ गया मेरा, मैं फेल हो गई 11th में मैथ्स में। फिर कम पार्ट आने के बाद हमें वापस से एग्ज़ाम देना होता है मैथ्स का, तो मैंने दिया और फिर जब रिज़ल्ट आया, पास हो गई, स्कूल गई। स्कूल जाने के पहले बहुत डर लग रहा था कि बस में लोगों को कैसे फ़ेस करूँगी, स्कूल में, क्लास में लोगों को कैसे फ़ेस करूँगी कि फ़ेल हो गई, सब अजीब तरीके से देखेंगे और बोलेंगे, बातें करेंगे। वो सब बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग सब कुछ हो रहा था। बट फिर भी जब जाना स्टार्ट किया तो फ्रेंड्स ने जो मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने बात करा और कुछ लोगों से मेरे जाने के पहले भी बात हुई। उन लोगों ने बोला नहीं तुम आओ, ऐसे डरो मत। फिर उसके बाद गई, चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो गई। फिर उसके बाद 12th के बाद अ, मेरा स्टार्टिंग से पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मम्मी ने मुझे बोला था कि 12th के बाद तुम्हें डिज़ाइनिंग वगैरह का जो भी कोर्स करना है वो तुम कर लेना। बट क्या था कि हमारे शहर में ना ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी नहीं है जौनपुर में
डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया या फैशन डिज़ाइनिंग, वो अभी भी हमारे यहाँ नहीं है, तो उसको करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने प्रॉमिस तो करा था और मुझे नहीं पता है आज तक की रीज़न क्या है, आई डोंट नो, बट उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। तो अब मेरे पास क्या ही ऑप्शन बचता है, हमारे शहर में जो कॉलेज था वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करा, बीकॉम करा और उसके बाद एमबीए करा और मेरा फर्स्ट ईयर एमबीए का कंप्लीट हो गया, तो मैं इंटर्नशिप पे गई थी। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद मैंने एक बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी बिग रेपुटेटेड कंपनी जो कि मुंबई में थी, उसमें इंटरव्यू दिया जस्ट ऐसे ही, बिना किसी प्रिपरेशन के, और आई गॉट सेलेक्टेड। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी फ्रेशर के हिसाब से, तो मैंने जॉइन कर लिया। फिर जॉइनिंग के टाइम एचआर से जब बात हुई तो मैंने पूछा उनसे कि ऐसा टारगेट वगैरह का कुछ है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है टारगेट का, जस्ट अ मिनट, टारगेट का कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि टारगेट और ये सब का प्रेशर मुझे पता था कि मुझसे नहीं हैंडल होगा। तो ठीक है, मैंने जॉइन कर लिया। फिर इनकी ये जो कंपनी थी उसमें इन्होंने नया प्रोसेस स्टार्ट करा था, कुछ स्टार्टअप, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा था और उसके लिए ये टीम मेंबर्स हायर कर रहे थे। तो कुछ लोग पहले से ही काम कर रहे थे, फिर कुछ लोग ऑन बोर्ड आ रहे थे, तो मैंने जॉइन करा, मेरे साथ कुछ और लोगों ने जॉइन करा और कुछ लोग मेरे थोड़े जस्ट पहले आ चुके थे। तो स्टार्टिंग में चीज़ें काफ़ी सही रही, फर्स्ट मंथ ट्रेनिंग वगैरह हुई, मॉक्स कॉल के मॉक्स हुए, कैसे क्लाइंट से बात करनी है वो सब मैंने क्लियर करा राउंड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रॉब्लम मुझे पहले से लग रही थी वही हुई, सेम टारगेट के इश्यूज़। अभी 1 मंथ नहीं कंप्लीट हुए थे अच्छे से। आप सेकंड मंथ में किसी एम्प्लॉयी से, जो फ्रेशर है, आपको पता है वो फ्रेशर है, आपने हायर कर लिया है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो टारगेट्स कंप्लीट कर सकता है? आपके नए प्रोडक्ट के जो आपने अभी-अभी लॉन्च करा है मार्केट में, आप उसको 50,000 के टारगेट्स दे रहे हो। फिर उसके बाद से प्रेशराइज़ भी कर रहे हो कि जॉब से निकाल देंगे, अगर नहीं पूरा करा तो जॉब से निकाल देंगे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने ये चीज़ करना शुरू कर दिया सेकंड मंथ से। बहुत सारे लोग डर रहे थे कि बातें हो रही थी ऑफ़िस में कि निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मुंबई में थी ये मेरी जॉब, तो मुंबई में क्या था कि अक्सर कभी भी बारिश हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से होती है। तो एक दिन मैं आ रही थी, रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। रास जब वहाँ पे बारिश होती है ना, तो ऑटोज़ वग़ैरह रुकते नहीं, आप कितना भी चार्ज बोलोगे वो लोग नहीं रुकेंगे और रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। तो मैंने रास्ते में हमारे जो मैनेजर थे, जूनियर मैनेजर, उनको कॉल करा, बोला कि सर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, ऑटोज़ वग़ैरह रुक नहीं रही है, मैं पूरी भीग गई हूँ। छाता लिया है बट फिर भी साइड से इतना पानी आ रहा है कि पूरी भीग गई हूँ, नहीं आ पाऊँगी ऑफ़िस। अब रात पहुँचने में भी काफ़ी लेट हो रहा है, हमें बायोमेट्रिक भी लगाना होता था, तो ऐसे ही एब्सेंट हो जाता, लेट हो जाती तो। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, तुम लीव अप्लाई कर दो पर मैं अप्रूव नहीं करूँगा। मैंने बोला ठीक है, जब ऐसा ही है तो आती हूँ, जैसे हूँ वैसे ही आऊँगी। तो फिर वहाँ जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही कह रखा था सबको कि सब लोग कपड़े लेकर आओ बैग में, मुंबई का आप लोग को पता है ये वो। तो फिर मैं जाती हूँ ऑफिस में, सारे लोग देखते हैं कि मैं पूरी भीगी हूँ, मेरे कपड़े से पानी निकल रहे हैं, ऑफिस में एसी चल रहा है, जो मेरी सीट है उसके जस्ट ऊपर एसी था। मैं बैठी हूँ, पूरी चेयर भीग गई है, मैं कॉल्स ले रही हूँ, एसी से पूरी बॉडी शिवर कर रही है, फिर भी मैं कॉल्स ले रही हूँ। फिर कुछ टाइम बाद सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे मत करो, आप बीमार हो जाओगे, चलो हम लोग चलते हैं एचआर के पास, कंप्लेन करेंगे। सारे लोग मुझे ज़बरदस्ती ले गए, तो मैं गई, मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं कि वो भी क्या करती हैं। तो एचआर के पास जब हम गए तो जो हमारा ऑफ़िस था उसके नीचे डी-मार्ट था। तो वो क्या बोलती हैं कि आप ऐसा करो, आप नीचे जाके कपड़े खरीद लो नए और चेंज कर लो। मैंने बोला अच्छा। तो मुंबई जैसे शहर में मैं नई-नई गई हूँ,
और वहाँ पे मैं बस वग़ैरह और मेट्रो तो तब थी नहीं, लोकल वग़ैरह थी, बट मुझे नहीं आइडिया था कि मतलब कैसे जाना है, कहाँ उतरना है, तो मैं ऑटो ही लेती थी, भले वो मुझे कॉस्टली पड़ता था। अब अगर एक दिन का एक बार का वो 200 ले रहा है, 200 400 ऐसे चार्जेस हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे बिना सैलरी के स्टार्टिंग में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। मेरे पास पैसे तो थे, पर मैं कपड़े कैसे खरीदती? मुझे तो ऑटो के ही इतने चार्जेस देने थे, मैं कपड़े कैसे ले पाती? मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वापस से वैसे ही चली गई और मेरी पूरी बॉडी शिवर कर रही है। फिर उसके बाद थोड़े अलर्ट्स होने लगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, तो सबको छुट्टी मिल गई। तो सारे लोग घर चले गए। फिर उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वापस से वही टारगेट का इश्यूज़ आने लगा। पता चलता है कि कुछ लोगों को निकाल रहे हैं जो टारगेट नहीं पूरे कर पा रहे। अब जब हम लोग क्लाइंट्स को कॉल करते थे, तो वो बोलते थे कि हमारे पास तो इतने प्रोडक्ट ही नहीं है, हम कहाँ से ऑनलाइन बिज़नेस लेंगे? अब जो छोटे-छोटे वेंडर्स हैं, उनके पास तो उतने सामान ही नहीं है। वो लोग इतने गरीब हैं, तो उनके प्रोडक्ट में बहुत इश्यूज़ थे, वो लोग बहुत फ़ोर्स कर रहे थे, जिनको लेना था, और ऊपर से इतने कॉस्टली है, तो सब कैसे अफ़ोर्ड कर पाएँगे? तो ये सारे इश्यूज़ होते थे और हर दिन ये टारगेट का इश्यू आता था, लोगों को डाँटते थे, बोलते थे तुम लोग नहीं कर पा रहे हो ये वो। फिर हर दिन मैं घर जाके खुद को बोलती थी कि मतलब मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा, मैं तो बहुत बेकार हूँ, बाकी सब लोग कर पा रहे हैं। मैं बहुत रोती थी, खुद को इस तरह हमेशा हर दिन बोलती थी उल्टा-पुल्टा। फिर एक दिन जब मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया खुद से ही। फिर वो लोग जब रिज़ाइन कर रही होती हूँ, तो उस टाइम पे भी मुझे बोलते हैं कि अरे तुम्हारे ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट्स रख लेंगे और 1 वीक की सैलरी काट लेंगे। मैंने बोला ठीक है, कर लीजिए आपको जो करना है। फिर उसके बाद ये जॉब छोड़ने के बाद मैंने करियर ब्रेक लिया कुछ टाइम के लिए, पैंडेमिक भी आ गया था। फिर उसके बाद मैंने वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी लॉ में, एलएलबी। और फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकंड ईयर में मतलब अकाउंट मेरा पहले से था, पर मैं लिंक्डइन कभी यूज़ नहीं करती थी, एक्टिव नहीं रहती थी, बस मैंने बना लिया था। बट सेकंड ईयर से मैंने देखा कि लिंक्डइन काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे लोग अपने जो भी नॉलेज है या चीज़ें शेयर कर रहे हैं, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोफ़ेशनल लोग हैं, वो सबको सपोर्ट करते हैं। तो मैंने भी वहाँ पे एक्टिव रहना स्टार्ट करा सेकंड ईयर से, और जो मैं अभी आज आपके सामने बोल पा रही हूँ एज़ अ स्पीकर, इनवाइटेड हूँ, सर ने मुझे इनवाइट करा है, वो भी मुझे लिंक्डइन की वजह से ही अपॉर्च्युनिटीज़ मिली है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, ये सारी जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई और इतना बोर करा है अपनी बातों से, ये सारी चीज़ें बताई, तो पहले तो ये मैं अपनी बुरी ही बातें क्यों बता रही हूँ, ये चीज़ें नहीं हो पाई, कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा, हो सकता है आपके मन में ये थॉट आ रहा हो कि अरे ये सब क्यों बता रही है। तो मैं मेरा ये सब कहने का और मेरी जर्नी की ये सारी चीज़ें हाइलाइट करने का सिर्फ ये रीज़न है कि हम जभी भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं लाइफ में, जब स्कूल कॉलेज में, जब हम जो सोचते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत बार, आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है ये, कि हम हमारे मन के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं या एंट्रेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो तुरंत दिमाग में ये आता है कि सुसाइड कर लेते हैं, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मर जाना है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत बार मुझे भी, मेरे भी मन में सुसाइड करने का ख़्याल आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस बारे में बात करें। और जब सर ने मुझे रीच आउट करा, तो मुझे पहले तो नहीं समझ आया कि मैं क्या बोलूँगी, मेरे पास तो ऐसे कोई अचीवमेंट्स है नहीं, और मैं कोई ऐसा पोज़ीशन भी नहीं होल्ड करती हूँ कि मैं आपको बताऊँगी कि ये एक्सपर्टाइज़ है या ऐसा कुछ। तो मुझे ये समझ आया कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपनी जर्नी में हैं, और वो अक्सर परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, फेल्योर्स जो होते हैं हमारे लाइफ में, और उनके मन में ख़्याल आता है कि कुछ नहीं हो रहा है, अब तो बस सुसाइड ही कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। और हम्म। डब्ल्यूएचओ के और एनसीआरबी के रिपोर्ट्स बताते हैं कि हर साल 1 मिलियन लोग सुसाइड करते हैं। और 20 टाइम्स मोर पीपल है ऐसे जो अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड। और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स ये बताती है कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं, उसका ज़्यादातर रीज़न होता है एग्ज़ाम में फेल होना। तो और रिसेंट में मैंने एक ये न्यूज़ भी देखा कि एक बच्ची थी, वो फेल हो गई आईआईटी वगैरह क्रैक करने में, और उसके सुसाइड नोट में उसने ये लिखा है, आई एम अ लूज़र, सॉरी मम्मी पापा।
तो मेरा बस फोकस यही था, ये सब बात करने का, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि कोई भी कैरियर, जॉब, रिलेशनशिप या कोई भी चीज आपसे या आपकी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो। और प्लीज खुद में भरोसा रखो, खुद से सेल्फ पॉजिटिव टॉक करो। बस यही कहना था मेरा। थैंक यू सर। मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और सबसे ज्यादा मुझे आपके इनिशिएटिव में ये अच्छा लगा कि देयर आर नो टाइम लिमिट्स, देयर आर नो बाउंडेशन, आप किसी भी टॉपिक पे आके बोल सकते हो। तो मुझे आपका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। चलो, किसी को तो पसंद आई हमारी बात। अरे सर, नहीं। बहुत सारे लोगों को पसंद आएगी, ऐसे हाँ, क्यों चलो, कह रहे अच्छा है, तुमने बिल्कुल सच कहा है कि आजकल की इतना प्रेशर बढ़ गया है लड़के लड़कियों के ऊपर कि पागलपन आ गया है। हो बिल्कुल सर? पागलपन है। मैं आपके भी कुछ इस पे एक्सपीरियंसेस या व्यूज जानना चाहूंगी कि आप इस चीज के बारे में क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि आप मुझसे सीनियर हो, एज में बड़े हो, तो कुछ तो आपको भी लगता होगा ना कि ये जो बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, और मम्मी पापा का भी बहुत प्रेशर होता है कि नहीं तुम्हें यही बनना है। तो अगर कोई कोई एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लूजर है। जरूरी नहीं है ना कि आप ये चीज नहीं कर पा रहे तो कोई और चीज नहीं कर पाओगे। तो इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर। मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। मैं तो अमेरिका में बात रहता हूँ नहीं सर। 50 साल से। तो मुझे तो जब तक ये मैंने स्टार्ट नहीं किया मई में, पिछले मई में, यहाँ के यंग लोगों से बात करना, तो मुझे पता नहीं था कि हालत ऐसी है। अभी जाके मुझे पता चला कुछ दिनों से पहले कि हालत बहुत खराब है। और ये वैसे तो मुझे मालूम था कि कोटा में जो होता है, कोटा में तो जयपुर में रहता हूँ, जयपुर का हूँ, तो कोटा को तो शुरू से जानता हूँ। तो कोटा को तो मैंने लिखा है कि इट इज द सैडेस्ट सिटी इन इंडिया। सैडेस्ट सिटी, क्योंकि वहां जो जाता है उसको पता चल जाता है कि मैं फेल होऊंगा या मैं फेल होऊंगी। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लड़के लड़कियां हैं, तो मेरा चांस कहाँ से बनेगा? तो बनेगा ही सर नहीं। ठीक है ना, अगर कोई एक एग्जाम में फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दूसरी चीजों में अच्छा नहीं हो नहीं तो सकता, वो उसको, लूजर इतनों है। को वहां जाना ही नहीं चाहिए। ये जो सर पर पेरेंट्स बोलते हैं ना, तो बच्चे इसीलिए ये जाते तो हैं। ये नहीं, पेरेंट्स बोलते ही नहीं है, पैसे भी खर्च करते हैं ना आपने। हाँ। तो तो ये सर पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों से कि तुम ये बन जाओ, मेरा ये मन है। बन वो जाओ, प्रेशर लेकिन करते हैं। वो जो प्रेशर पड़ता है, अब मुझे समझ आ गई ये बात। वो जो प्रेशर पड़ रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपका बच्चा वहां जाके दुखी हो जाएगा और पास भी नहीं होगा। कैसे पास होगा? इतने करोड़ लोग वहां बैठे हैं, लाखों लोग बैठे हैं, आपकी क्या चांस है? कोई चांस नहीं है। तो और फिर सर उस मैं ये बोल रही हूँ कि अगर पास भी हो जाता है, अगर वो कुछ बन भी जाता है, मान लेती हूँ कि पास हो गया, पर वो फिर भी खुश नहीं है, तो मतलब है क्या उस चीज का कोई? कोई मतलब नहीं है। ये अपने कंट्री में, अपने देश में ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है। और इतना कोटा में जितना ट्यूशन पे पैसा खर्च होता है, उतना टोटल आईआईटी की फीस में नहीं लगता। समझे? पागलपन छाया हुआ है इस देश में कि जाके वहां कोटा में पढ़ो। अरे कोटा में पढ़ो तो कोटा में तो लाखों पढ़ रहे हैं। सुबह 5 बजे से क्लास शुरू होती है, रात के 12 बजे बंद होती है। बार चौबीस बार बस घंटे कोचिंग जा रहे हैं, हॉस्टल आ रहे हैं, कोचिंग से हॉस्टल, हॉस्टल से कोचिंग, और पूरे टाइम बस पढ़ रहे हैं। बस तो पागलपन है ना ये। तो हम्म। पेरेंट्स के ऊपर है। और एक ये जो बात बन गई है कि भाई जो साइंस में नहीं है वो भी लूजर है, ये तो सोसाइटी की बहुत गलत बात। इससे अपने ये देश के लड़के लड़कियों के ऊपर जो मेंटल हेल्थ की बात तुमने कही, ये मुझे पता नहीं था। कैसे पता होगा? क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, और हमारे जमाने में ऐसा था नहीं किसी का मेंटल हेल्थ। सब लोग लूजर थे, समझ लो। कोई लूजर रहना बेटर है सर, आज के टाइम में विनर होने से वह अच्छा है लूजर होना। कौन वो, इतना किसी को टेंशन ही नहीं होती थी। ठीक है यार, जो है सो है, अब काय बात का टेंशन लो। आजकल ऐसे कर, लाइफ लाइफ ज्यादा मैटर करती है ना, जॉब से, रिलेशनशिप से। आजकल तो नहीं पता नहीं नहीं क्या भाई, हो रहा है।
अरे भाई ये है ना कि सिर्फ इंजीनियरिंग में या डॉक्टर में ही फंस जाओ तो ठीक रहेगा, हर फील्ड में ठीक रह सकते, लूजर कोई नहीं है। वो जो है वो अलग फील्ड में है, ये एक अलग फील्ड में है। सब अलग अलग फील्ड में है, जिसको जिसमें जाना है वो उसमें जाओ, जिसका जो एप्टीट्यूड बनता है उसमें जाओ। पेरेंट्स को क्या पता है कि बच्चे लड़की लड़कियां किस में जाएंगी, तो एप्टीट्यूड टेस्ट करना जरूरी है। एप्टीट्यूड से थोड़ा बहुत पता चलता है, और अपने मन से पता चलता है कि ये मैं कर ही नहीं सकता। पहले भी होता था, क्योंकि पहले तो ये था कि भाई तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम तो आईआईटी के लिए जरूर अप्लाई करो। मैंने नहीं अप्लाई किया। लोग कहते थे कि फॉर्म तो ले ले, भर तो दे फॉर्म। मैंने कहा एक दफे फॉर्म भर दिया तो मर गया, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आईआईटी, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है। और कुछ भी हो जाए, मैं शायद पास हो मतलब गया तो यही तो चीज है ना, कई बार हम लोग दूसरों का देख के जो वो कर रहे होते हैं वो करने लग जाते हैं, भले ही हमारा इंटरेस्ट उसमें ना हो। अब जैसे लिंक्डइन पे मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, एक मैम है सीए, उन्होंने मतलब सीए का फाइनल अभी कुछ टाइम पहले क्लियर करा है, तो उन्होंने अपने पोस्ट में ये लिखा था कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो सीए का एग्जाम दे रही थी, तो उसने मुझे बोला कि मैं सिर्फ 4 घंटे सोती हूँ, हम्म। और ये सब करके उसने मतलब सिर्फ 4 घंटे सो के उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। तो उन्होंने लिखा कि मैंने भी ये चीज स्टार्ट करा करना, टेक्निक अप्लाई करा कि मैं भी सिर्फ 4 घंटे सोऊंगी और एग्जाम दे दूंगी। मतलब उनको लगा कि मैं भी 4 घंटे सो के बस और बाकी टाइम पढ़ के क्लियर कर लूंगी। फिर उन्होंने बाद में ये लिखा कि ये चीज करके, ये चीज सुन के, अप्लाई करके कुछ टाइम बाद मेरी ऐसी कंडीशन हो गई कि एग्जाम पास करना तो दूर, मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब खराब हो गई। तो हाँ, कई बार दूसरों का देख के हमें ये आता है कि ये कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं, पर वो हो नहीं पाता है हमसे। ये तो एनीवे, ये तो बात पक्की है, अब मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, और कोई यहाँ वाले भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो दिमाग में बस गया है लोगों के, पहले भी यही था कि भाई डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, लेकिन इतना प्रेशर नहीं था। यस प्रेशर सर। जो था ना वो नहीं था। आदत तो ये पुरानी है कि भाई डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, लेकिन प्रेशर नहीं था। यस सर। और अब जाके जो है प्रेशर इतना हो गया कि मेंटल हेल्थ की बात करने लगे हैं। तो हमारे जमाने में तो पता ही नहीं था मेंटल हेल्थ क्या होती है। सिर्फ यही पता था हेल्थ क्या होती है, ये मेंटल यस हेल्थ भी कोई चीज होती है, ये क्या होता है यार मेंटल हेल्थ। अपने दोस्तों में बैठो, गप्पे मारो और मजे करो, काय बात का मेंटल हेल्थ। तो पहले पहले इतना प्रेशर नहीं होता था, पर अब नहीं बहुत होता था, ज्यादा हो गया अब है। बहुत ज्यादा हो और गया। कुछ तो हम लोग खुद से भी ले लेते हैं दूसरों का देख देख के। अब चलो, ठीक है, आपने बता दी ये बात, तुमने ये बता दी, ठीक है। और कुछ बात कहनी? नो सर। तो चलो ठीक है, ये इंटरव्यू अभी यहीं खत्म करते हैं। आई विल ठीक है। बी बैक विद अनदर यंग पर्सन और एन एक्सपर्ट। बाय थैंक यू टिल। सर। थैंक यू। ओके, बाय प्रियंका। बाय। बाय सर।